जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बेटा, आवाज आ रही है आप सबको? ये बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बायोकेमिस्ट्री को ही हमने जो है पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का हमने कुछ टॉपिक जो है कुछ कवर किए थे कल। कल हमने स्टार्ट किया था। आज हम ऑनवर्ड बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 4 जो प्रोटीन्स का चैप्टर है आपका, उसको फर्दर देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोटीन्स, यानी कि कह सकते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल दैट। के प्रोटीन का जो है बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, किस किस एस्पेक्ट में, किस किस तरह बॉडी के में वो फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं हमारे अंदर प्रोटीन्स। ठीक है, इनका रोल कहाँ कहाँ पे होता है, फंक्शनिंग किस तरह और कहाँ पे करते हैं प्रोटीन्स। स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकली अगर बात करें, बायोलॉजिकली लाइफ के एस्पेक्ट के हिसाब से अगर बात करें, तो प्रोटीन्स काफी जो है तरह से हमारी बॉडी में हेल्प आउट करती है बॉडी को। किस तरह ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि रिपेयर करती है टिश्यूज को, इसके अलावा बिल्ड करती है बॉडी के टिश्यूज को, बिल्ड भी करती है। ठीक है, जो प्रोटीन्स होती हैं बॉडी के अंदर, वो न्यू से न्यू टिश्यू जो है वो बिल्डअप कर रहे होते हैं, रिपेयर करते हैं। इसके अलावा जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनकी मेंटेनेंस को रिकॉर्ड करते हैं कौन? प्रोटीन्स। उनको मेंटेन करते हैं, पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं, फ्लूइड लेवल को मेंटेन करते हैं, बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को प्रोटीन्स के थ्रू ही होता है सब कुछ। ठीक है, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। अगर सारी प्रोटीन जो है एक अच्छे वे में बॉडी के अंदर काम कर रही हो, तो उससे इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांगली जो है फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके अलावा क्या करता है? ट्रांसपोर्टिंग भी करता है। जो प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट भी करता है न्यूट्रिएंट्स को, उनको स्टोर भी करता है। ठीक है, और एनर्जी सोर्स के तौर पर भी एक्ट करता है बॉडी के अंदर। एनर्जी सोर्स, जिस तरह एनर्जी प्रोवाइड करना बॉडी को। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो प्रोटीन इज क्रूशियल टू गुड हेल्थ। प्रोटीन एक बहुत जरूरी चीज है बॉडी की गुड हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल देखें लिखा हुआ है, प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांट का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, वो स्ट्रक्चर जिस शेप में उनका एक सांचा जो है ढला हुआ है, वो प्रोटीन्स के थ्रू ही उनका स्ट्रक्चर जो है वो वजूद में आता है। ठीक है, प्रोटीन का मेजर पार्ट जो है वो ड्राई वेट का होता है प्लांट्स का और एनिमल्स प्रोटीन्स का। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट जो कवर कर रही होते हैं प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली। तो प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर भी एक्ट करती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, बहुत इंपॉर्टेंटली। सेकेंडली अगर बात करें एनर्जी सोर्स पे, ठीक है, एनर्जी सोर्स, यानी कि हमारी बॉडी में जैसे मैंने पहले भी बताया कि एनर्जी सोर्स के तौर पे भी प्रोटीन एक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा अमाइनो एसिड की जब डाइजेशन होती है, अमाइनो एसिड की ड्यूरिंग डाइजेशन जब होती है, ठीक है, जब भी खुराक हम डाइजेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अमोनिया रिलीज होता है इन डिफरेंट कंपाउंड्स, अमोनिया रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, और लिखा हुआ है वर्ड डी एमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टेक प्लेस। ठीक है, डाइजेशन के दौरान डी एमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जब भी डाइजेशन हो रही हो तो उसके दौरान डी एमिनेशन होती है। डी एमिनेशन का मतलब क्या है बेसिकली, ये मैं आपको शो करवाऊंगा। डी एमिनेशन कहाँ पे है, ये आपका डी एमिनेशन का वर्ड जो है, डी एमिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। होता क्या बेसिकली डी एमिनेशन? डी एमिनेशन कहते हैं टिपिकली ह्यूमंस में होता है। ठीक है, ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम। ये तब अक्कर होता है जब व्हेन एन एक्सेस इन प्रोटीन इज कंज्यूम्ड, जब बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर कंज्यूम हो रही हो। ठीक है,
एनर्जी सोर्स बनना है, एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट हो रही है प्रोटीन। तो उस काम में, उस दौरानिए में बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर कंज्यूम हो रही होती है, ठीक है। उसमें अमाइन ग्रुप रिलीज हो रहे होते हैं, रिमूव हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर से। तो उसे कहा जाता है डीएमिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। डीएमिनेशन अमाइनो एसिड्स मैंने बताया है, अमाइनो एसिड्स का ये जो है एक प्रोसेस तब होता है बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर तब अक्कर होता है, तब पेश आता है जब व्हेन एन एक्सेस इन प्रोटीन इज कंज्यूम, प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर कंज्यूम हो रही हो, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डीएमिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स टेक प्लेस। एक्चुअली तब इस काम में क्या होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर से अमाइन ग्रुप की रिमूवल हो रही होती है, इसीलिए वो जो है प्रोटीन एक्ट करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, एज एन स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स टू द बॉडी, ठीक है। बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी सोर्स। अगर थर्ड बात करें डिफेंस ऑफ बॉडी, बॉडी को डिफेंड भी करते हैं, बॉडी को हर तरह के नुकसान से पहुंचाते हैं, बचाते हैं, ठीक है। कोई भी डिजीज है, कोई भी पैथोजन है, जैसे हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, अगर वो बॉडी में इन्वेड हो रहा है, बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है, तो हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी को डिफेंड करती हैं, बॉडी को बचाती हैं। प्रोटीन से जितना भी होता है, जिस लेवल पे, जिस आप कह लें कि इंटेंसिटी से प्रोटीन परफॉर्म कर सकता है, प्रोटीन बॉडी को बचाता है, अगेंस्ट डिजीज काम करता है, हायर एनिमल्स में भी काम करता है, ह्यूमंस में भी काम करता है, ठीक है। जब भी कोई पैथोजन जो है बॉडी के अंदर एंटर हो, तो प्रोटीन्स वहां डिफेंड करता है। नेक्स्ट बात करें डाइटरी प्रोटीन की। डाइटरी प्रोटीन बेसिकली क्या, द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज रेगुलेटेड बाय डाइटरी प्रोटीन। या मतलब जो नाइट्रोजन एंड सल्फर है उसकी जब सप्लाई होती है वो रेगुलेट हो रही होती है डाइटरी प्रोटीन से, जो भी हम डाइट के तौर पे प्रोटीन यूज करते हैं, ठीक है। जब हम डाइट फूड यूज करते हैं तो उस दौरान में जितनी भी प्रोटीन होती हैं, तब नाइट्रोजन और सल्फर सप्लाई हो रहा होता है बॉडी को। 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन फर्निशेस 4.1 किलो कैलोरी और 4100 कैलोरीज। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है, जो इसकी आपकी वैल्यू बताई गई है, ठीक है। जो 1 ग्राम होता है डाइटरी प्रोटीन का, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, किलो कैलोरीज में, और कैलोरीज में 4100, और किलो कैलोरीज में 4.1 किलो कैलोरी। ऐसे बहुत मुश्किल बातें नहीं है, जनरल फंक्शन बात करें हम। एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है, सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम, जैसे कि पहले मैंने बताया, ठीक है। एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं वहां पे एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो वहां रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। दे एंटर एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। बेसिकली एंजाइम का एंटर होने का मकसद क्या होता है बॉडी के अंदर, वो जो भी केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है उसको स्पीडली परफॉर्म करवाते हैं, उसको स्पीड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये होते हैं एंजाइम का काम। और प्रोटीन एज एंजाइम ऐसे जो है बॉडी के अंदर अपना फंक्शन प्रोड्यूस करती है। अगर नेक्स्ट बात करें हार्मोन्स पे, हार्मोन्स में क्या बेसिकली देखें, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्शन। प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स में भी इंक्लूड होती हैं, उसके तौर पे भी काम करती हैं। हार्मोन बेसिकली प्रोटीन होती है नेचर में, तो उसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन और रिप्रोडक्शन में जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, मेल फीमेल में, वहां पे भी हार्मोन जो है प्रोटीन अपना काम कर रहे होते हैं। रिजर्व फूड अगर बात करें, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड क्या होता है बेसिकली, अच्छा, मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये तो आप सबको ही पता है, फल और सब्जियों के अंदर प्रोटीन्स के बहुत सारे होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन इसीलिए प्रोटीन कहा जाता है एज आर एज स्टोरेज कंपोस्ट, उन फलों और सब्जियों के अंदर स्टोर हुए होती हैं प्रोटीन। एग्जाम्पल एल्बुमिन इज स्टोर्ड इन एग वाइट, जो भी एग वाइट होता है, अंडे की सफेदी, उसमें एल्बुमिन होता है और वो एक अच्छी प्रोटीन है, ठीक है। जब डॉक्टर्स भी अब कह रहे होते हैं कभी कभार आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग के जो आपने बॉयल करके एग जो है अंडा बॉयल करके खाना है, उसकी सफेदी पे आपने गौर करना है, ठीक है, वो प्रोटीन के लिए। इसके अलावा सेकंड बात हो रही है सीजन प्रेजेंट इन मिल्क। ये सीजन क्या है बेसिकली, CASISEIN, बेसिकली क्या है, इन मिल्क लिखा हुआ है। ये मैं आपको बताता चलूं कि सीजन होता क्या है। ये एक बेसिकली प्रोटीन का नाम है, ऐसी प्रोटीन जो मिल्क में पाई जाती है, ऐसी प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, ये लिखी है
ऐसी प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, जो दूध को इस कैपेबल बना रही है, इतना काबिल बना रही है कि दूध का जो है व्हाइट कलर जो प्रोड्यूस होता है, उस प्रोटीन का नाम है सेजिन प्रोटीन। ठीक है, ये उस प्रोटीन का नाम है जो दूध में इंक्लूड होती है, और दूध का जो रंग सफेद होता है वो इसी वजह से होता है, इस प्रोटीन के ऐड होने की वजह से, केजिन प्रोटीन। ठीक है, certain proteins are present in cell membrane, bind vitamin, hormones etc. to mediate cellular action। ठीक है, हॉर्मोन्स के साथ एक्ट होते हैं, प्रोटीन विटामिन के साथ अटैच होते हैं, ताकि सेल जो है अपना अच्छा एक्शन प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है बेसिकली सुकड़ाओ, सुकड़ाओ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल सुकड़ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी सुकड़ाओ, सुकड़ने की सलाहियत। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में क्यों आया है? मोस्ट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि हमारी कुछ प्रोटीन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, सिकुड़ने की सलाहियत रखती है। क्या मतलब? उनमें मायोसिन आता है, ठीक है, थिक मायोफिलामेंट्स, एक्टिन आता है, लिखा हुआ आपकी बुक पे डाइन इन सीलिया एंड फ्लेजेला। डाइन इन सीलिया एंड फ्लेजेला, ये क्या है बेसिकली? फ्लेजेला और सीलिया ये दोनों पेयर हैं डाइन का, डाइनिन। DYNE जो आपकी बुक पे वर्ड है उसके आगे लिखा हुआ है सीलिया एंड फ्लेजेला। ये सीलिया और फ्लेजेला जो है बेसिकली ये दोनों आपका एक पेयर है जो कि डाइन में आते हैं। ठीक है, डाइन में ट्यूबुलिन इन स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। क्या करते हैं क्या बेसिकली ये एक्टिन मायोसिन जो प्रोटीन होती है बॉडी के अंदर, मसल प्रोटीन जो होती है, मसल बेसिकली मसल, आप देखें कॉन्ट्रैक्टाइल किसने होना है? मसल ने होना है। हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाए, सिकुड़ाओ, फैलने की और सिकुड़ाओ की जो सलाहियत है वो मसल्स में होती है, रिलैक्स होने की और कॉन्ट्रैक्टाइल होने की। तो ये प्रोटीन बेसिकली मसल में इन्वॉल्व होती है, मसल में इंक्लूड होती है। ठीक है, क्लियर आउट? डाइन जो है वो एक प्रोटीन का नाम है, इसमें सीलिया फ्लैजेला जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मोटर प्रोटीन होती है बेसिकली, डाइन के लिए वर्ड यूज किया जाता है मोटर प्रोटीन, MOTOR, मोटर प्रोटीन्स। मोटर प्रोटीन्स होती हैं डाइन, और उसमें दो पार्ट्स होते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। ये पेयर दोनों होते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला के डाइन के अंदर, और ये प्रोटीन्स मोस्टली होती हैं हमारे मसल्स में, जिनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जो एबिलिटी पाई जाती है। हमारे मसल जो है, कभी कभी आपने देखा है कि जो है मसल, इंसान की बॉडी के मसल जो होते हैं वो सिकुड़ भी जाते हैं, फैल भी जाते हैं। और कभी कभी आपने ये भी अगर नोटिस किया हो बॉडी में कि अचानक बैठे बैठे विदाउट एनी एक्टिविटी परफॉर्मिंग, बगैर कोई काम किए आपका जो बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, या यानी कि आपका बाजू की जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, या फिर आपकी जो थाई के मसल्स हैं जहाँ पे फीमर बोन होती है, उसका जो मसल है वो ट्विच करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जिस तरह फड़कना स्टार्ट कर देता है मसल कुछ देर के लिए, कुछ आप कह लें कि सेकंड के लिए, अगर आपने कभी नोट किया हो। ठीक है, बगैर कोई काम किए रेस्टिंग पोजीशन में आप बैठे हैं और आपके मसल जो हैं वो ट्विच कर रहे हैं, यानी कि वाइब्रेट कर रहे हैं फॉर फ्यू सेकंड्स, तो ये होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, एक्चुअली प्रोटीन जो है वहां से पास आउट हो रही होती हैं एक्सेस में, इसलिए ऐसा हो रहा होता है। समझ आ गई बात की? और एक्टिन मायोसिन दोनों प्रोटीन ही हैं जो मसल में पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नंबर 9 पॉइंट की। क्या मतलब? दे एग्जीक्यूट देयर एक्टिविटीज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे भी काम करती है, जैसे मैंने अभी इलेबोरेट किया था स्टार्ट में कि प्रोटीन का फंक्शन एज ट्रांसपोर्टिंग भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह की ट्रांसपोर्ट बॉडी के अंदर करते हैं थ्रू द ब्लड, हीमोग्लोबिन एटसेट्रा। ठीक है, हार्मोन्स के तौर पर भी काम करते हैं, हार्मोन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेट्रा। ग्रोथ हार्मोन यानी कि जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है इंसान की। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन आपका वो हार्मोन जो रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, उसको इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रेगुलेशन करता है लेवल की, कैल्शियम लेवल्स के ब्लड के अंदर, पैराथायरॉयड हार्मोन। और जो मसल जो होते हैं प्रोटीन है रोल इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, जैसे हमने पीछे पढ़ लिया। ठीक है,
जो मसल प्रोटीन है हैव अ रोल इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि मसल में एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्शन होने की या रिलैक्सेशन होने की। एंटार्क्टिक फिश कंटेन एंटी फ्रीज प्रोटीन विच प्रोटेक्ट देयर ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग। एंटार्क्टिक जो है, एंटार्क्टिक फिश, ये किसी फिश का नाम नहीं है बेसिकली। एंटार्क्टिक जो है वो एक यानी कि स्टेट या कंट्री का नाम है। एंटार्क्टिक फिश यानी कि उस कंट्री की फिश कंटेन एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिनका नाम होता है एंटी फ्रीज प्रोटीन विच प्रोटेक्ट देयर ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग। यानी कि वह ठंडे से ठंडे पानी में जो है फिश, जो है मछली ठंडे से ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में रहती है, लेकिन वो फ्रीज नहीं होती। ना ही उस फिश का, उस मछली का जो खून है वो जमता है, उसका ब्लड भी फ्रीज नहीं होता। क्यों? उनके अंदर स्पेशली नेचुरली अल्लाह की कुदरत है, उनके अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन होती हैं जो उनको फ्रीज होने से बचाती हैं। ठीक है, तो ये जो है खास किस्म की प्रोटीन जो है वो एंटार्क्टिक फिश के अंदर मौजूद होती है, एंटार्क्टिक फिश के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है। एंटी फ्रीज प्रोटीन जो होती है बेसिकली वो बॉडी सॉल्ट जो होती है, आपकी जो फिश बॉडी होती है उनको फ्रीज होने से बचाती हैं। क्योंकि आप देखेंगे बर्फीला पानी -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे भी कम का एरिया होता है सी की डेप्थ में अगर जाएं तो बहुत ज्यादा उसमें ठंडक होती है, फिर भी जो है फिश का ब्लड फ्रीज नहीं होता। खास किस्म की प्रोटीन होती है एंटी फ्रीज प्रोटीन, इसलिए नेचुरली। आगे बात करते हैं होम्योस्टेटिक कंट्रोल की। Function is the homeostatic control of volume of the circulating blood and that of the interstitial fluid through plasma proteins. प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में इंक्लूड होती हैं। क्यों? ब्लड रेगुलेट करनी है, सर्कुलेट करनी है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उसका वॉल्यूम ऐड है, जो कि बॉडी का होम्योस्टेटिक कंट्रोल जो है वो कायम रख रहा है। होम्योस्टेटिक क्या होता है? होम्योस्टेसिस रेगुलेट करता है ऑर्गेनिज्म में इंटरनल एनवायरनमेंट का। ठीक है, होमोस्टेटिक कंट्रोल का ये मतलब है कि इंटरनल एनवायरनमेंट और किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, स्टेबल करना, उसकी कंडीशन को कांस्टेंट रखना, कि इंटरनली जो उसका एनवायरनमेंट है वो रेगुलेट भी होता रहे, मेंटेन भी रहे, इसके साथ साथ स्टेबल और कांस्टेंट भी रहे उसकी कंडीशन। ठीक है, उसका टेम्परेचर बार बार हाई और लो ना हो, मेंटेनेंस रहे उसकी टेम्परेचर की। तो प्रोटीन होम्योस्टेटिक कंट्रोल भी कायम रखती हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो प्रोटीन काम कर रही होती हैं, फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ओके, ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं नेक्स्ट। दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग थ्रू थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड अदर प्रोटीन फैक्टर्स। ये थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन भी एक प्रोटीन का नाम है। थ्रोम्बिन भी एक प्रोटीन का नाम है। थ्रोम्बिन एक प्रोटीएज एंजाइम भी कह सकते हैं, प्रोटीन भी कह सकते हैं, ह्यूमन में पाया जाता है। अच्छा, होता क्या बेसिकली? ये क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, क्लॉटिंग प्रोसेस से बचाने के लिए प्रोटीन होती है। क्लॉटिंग प्रोसेस है इंसान की बॉडी को, ब्लड को क्लॉटिंग प्रोसेस है ताकि खून का जो है जमना ना शुरू हो जाए, इसलिए थ्रोम्बिन प्रोटीन वहां पे काम करती है। ठीक है, इसलिए ब्लड में इन्वॉल्व होती है। फाइब्रिनोजेन क्या होती है? इसका मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन बाइंड्स टुगेदर प्लेटलेट्स एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन इन होम्योस्टेटिक प्लग। क्या मतलब? जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, यानी कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, वो क्या करती है? उसका बहुत अच्छा फंक्शन है, वो बाइंड करती है प्लेटलेट्स के साथ। फाइब्रिनोजेन प्लेटलेट्स के साथ बाइंड कर जाती है। बाइंड करने के बाद वो होम्योस्टेसिस, ब्लड का होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है, कि जो ब्लड का होम्योस्टेसिस है, उसका जो होम्योस्टेटिक सिचुएशन है, कंडीशन है इंटरनली, वो उसी तरह रेगुलेट हो, उसमें कोई चेंज ना आए, उसमें कोई हाइपर टॉक्सिसिटी ना हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज अ कोलॉइडल पार्टिकल एंड एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 25 to 30 मिलीमीटर मर्करी कॉलम। ये जो कोलॉइडल पार्टिकल लिखा है, कोलॉइडल का मतलब क्या है? बेसिकली कोलाइड करना, यानी कि सब्सटेंसेस का, आपकी प्रोटीन का एक दूसरे पे स्कैटर्ड होना, फैलाव होना, कोलाइड करना, उसको टकराना। ठीक है, तो इस तरह भी प्रोटीन एक्ट करती है प्लाज्मा के अंदर, के टकराती है, कोलॉइडल पार्टिकल के तौर पे एक्ट करती है, उस पे अटैच होती है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 25 to 30 मिलीमीटर मर्करी कॉलम होता है।
प्रोटीन का रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये होता है कि उसने ट्रांसपोर्टिंग करनी है मॉलिक्यूल्स की और रिसेप्टर्स की। प्रोटीन अगर अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टिंग अच्छी होगी मॉलिक्यूल्स की, आयंस मॉलिक्यूल्स की और रिसेप्टर की। जितने भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है वो तभी अच्छी पहुंच पाएगी जब प्रोटीन ब्लड के अंदर अच्छे से रेगुलेट होगी और अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगी, अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। दे परफॉर्म हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियर प्रोटीन्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस। जो प्रोटीन है वो हेरिडिटरी तौर पे भी काम करती है, विरासती तौर पे ट्रांसमिट हो रही होती हैं बाय न्यूक्लियर प्रोटीन्स। न्यूक्लियर प्रोटीन एक खास किस्म की प्रोटीन है, आगे भी अभी हमने एक टॉपिक आएगा। बेटा ये कंप्लीट कर लो, बस 2 पॉइंट और रह गए, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन और क्रोमोसोम का। बस ये कंप्लीट करें ताकि आपका एटलीस्ट जो है फंक्शन ऑफ द प्रोटीन वो तो कंप्लीट हो। आगे आज भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बेसिकली क्या है? प्रोटीन जो है खास किस्म की प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन, वो प्रोटीन जो न्यूक्लियस के साथ ऐड होती हैं, ठीक है, सेल न्यूक्लियस के साथ। तो वो इसलिए ऐड होती है कि हेरिडिटरी जो विरासती तौर पे ट्रांसमिशन होनी है, जेंडर्स वगैरह जो क्रोमोसोमल बात हो रही है, वहां पे हेरिडिटरी में कोई किसी किस्म की रुकावट ना आए, हेरिडिटरी में प्रोसेस में। लास्ट पॉइंट आपका, लास्ट फंक्शन है क्रोमोसोम्स मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन प्लांट सेल इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्या मतलब देखें, जो ऑर्गन्स की, प्लांट सेल के जो ऑर्गन है उसकी मूवमेंट किस वजह से होती है? क्रोमोसोम की मूवमेंट की वजह से, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। एनाफेज अगर आपको याद हो, आपने मैट्रिक में सेल डिवीजन पढ़ा था, सेलुलर डिवीजन, एनाफेज, टीलोफेज, और इस तरह के 2 फेजेस और होते हैं, ठीक है, एनाफेज, टीलोफेज, और आपका कुछ होता है काइनेटोकोर फेज, इस तरह के कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। तो एनाफेज की यहाँ बात हुई है। एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। जो क्रोमोसोम्स हैं, सिस्टर क्रोमाटिड, एक दूसरे से सेपरेट होकर पुल्ड होते हैं, खींचे जाते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल, सेल की तरफ खिंचाव आता है उनमें। ये फेज होता है एनाफेज का। तो इस क्रोमोसोम में भी प्रोटीन मौजूद होंगी तो क्रोमोसोम की मूवमेंट होगी, वरना क्रोमोसोम की मूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोटीन वहां पे मौजूद हो तो ही क्रोमोसोम फ्रीली मूवेबल होता है। यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट हो गई है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोटीन, या फिर कह सकते हैं फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। आगे इससे नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, लेकिन आप लोगों की तो बस हो गई है। तो यहां तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। आज के लेक्चर में कोई बात ना समझ आई हो, कोई पॉइंट, कोई टॉपिक, कोई भी बात मुश्किल लगी हो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। जी। जी क्लास, एनी क्वेश्चन? डाइटरी प्रोटीन ऐसी प्रोटीन को कहा जाता है जो डाइट में इंक्लूड होती हैं। अब जब हम डाइट खुराक खा रहे होते हैं, कोई डाइट फूड, हमने डाइट प्लान स्टार्ट किया हुआ है, डाइट प्लान में तो मोस्टली अगर आप नोटिस करें वेजिटेबल्स होती हैं, और वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स। ऐसे ही है, अगर आप प्रॉपर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट चार्ट बनवाएं अपने लिए या डाइट प्लान बनवाएं, तो अगर प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं ना आप, अपनी हेल्थ के लिए डाइट फूड खाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, और वो होती हैं मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स। तो जितनी भी प्रोटीन अब आपको वेजिटेबल से प्रोवाइड होंगी वो कहलाती हैं डाइटरी प्रोटीन। रिजर्व प्रोटीन कुछ भी हो सकती हैं। रिजर्व प्रोटीन कहते हैं मतलब ऐसी प्रोटीन जो जिनमें एबिलिटी हो स्टोर होने की, ठीक है, जिनमें एबिलिटी हो स्टोर होने की, रिजर्व होने की, स्टोर होने की बॉडी के अंदर। और वो डाइट की बात नहीं होती उसमें, क्योंकि हम कोई भी उसमें फूड इंटेक कर सकते हैं, मीट, सोयाबीन्स, फिश वगैरह जितनी भी चीजें हैं
जिनमें प्रोटीन्स होते हैं, तो उससे एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर इन्वेड होती है प्रोटीन्स की। तो उस तरह जो है रिजर्व हो जाती है प्रोटीन स्टमक में, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो ये है सिनेरियो रिजर्व प्रोटीन का और डाइटरी प्रोटीन्स का। अगर फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड है तो देना आपने अमाइनो एसिड का फंक्शन लिखना है, जो कि छोटी सी बात है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट पेज पे आपके कल जो मैंने पढ़ाया था। लेकिन अगर क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो तब आपने ये सारे पॉइंट लिखने हैं, ये आपने डिफरेंस याद रखना है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा आपको क्लियर हो गया रिजर्व प्रोटीन और डाइटरी प्रोटीन का? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास कल आपका टेस्ट है, थर्सडे है, कल आपका टेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कल्चर मीडिया, ठीक है। मेक श्योर सब तक मेरा मैसेज जो कन्वे हो गया है। कल आपका टेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कल्चर मीडिया, क्लियर? मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, मैं आपको रिटर्न में जो है सेंड कर रहा हूँ। बेटा कल तो आपका माइक्रो का चैप्टर 2 का टेस्ट है, और जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में अनाउंसमेंट की थी कि टेस्ट आपके 2 दिन ही कंडक्ट हुआ करेंगे, मंडे और थर्सडे। और पुराना जो पढ़ लिया उसको भी लेकर चलना है हमने, उसके भी टेस्ट होने हैं। तो मंडे को आप फिजियो का टेस्ट लेना चाहेंगे या एनेटमी का, या फिर एनेटमी हाफ का, या फिर एनेटमी फुल का? एनेटमी हाफ करके 2 बार तो आपका टेस्ट हो गया है, एनेटमी हाफ हाफ करके तो आपका टेस्ट हो चुका है। आई विल सजेस्ट यू कि आप एनेटमी का मंडे को कंप्लीट टेस्ट रखें, एनेटमी फुल, चैप्टर 1, 2, 3 एनेटमी फुल, क्योंकि हाफ करके आपका 2 बार एनेटमी का टेस्ट हो चुका है। लेकिन बेटा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको मंडे को देना चाहिए टेस्ट, क्योंकि आपकी जो है ना बीच में गैप आते हैं ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है इस तरह। और जो टेस्ट के डेट है आप उसको डिस्टर्ब ना करें, ताकि एक पता हो कि किस सब्जेक्ट का किस दिन टेस्ट है, मंडे को ही रख लें। एटलीस्ट अगर 2 हैं तो आप 3 दिनों में याद तो कर पाएंगे ना। चलें, कौन कौन कहते हैं कि ट्यूसडे को करना है, फिर अगले वीक से आपने टेस्ट को डेज को नहीं डिस्टर्ब करना, ठीक है। इस वीक तो मैं चलें ट्यूसडे को कर देता हूँ, ट्यूसडे थर्सडे को नेक्स्ट वीक से, उससे अगले वीक से फिर आपने ऐसे नहीं करना, मंडे थर्सडे ही चलेगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कल आपका थर्सडे को, आपका जो कल थर्सडे है, कल आपका टेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, और अपकमिंग ट्यूसडे यानी कि नेक्स्ट वीक में जो मंगल का दिन है, उस दिन आपका एनेटमी फुल टेस्ट है, एनेटमी का फुल टेस्ट। मैं क्वेश्चन अभी बता देता हूँ, काम डाउन क्लास, पैनिक ना हो। एग्री करते हैं सब जो मैंने बताया? चलिए जी, मैंने आपको रिटर्न में भी सेंड कर दिया है। कल जो थर्सडे है, थर्सडे को आपका कल टेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का, और नेक्स्ट वीक जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को आपका एनेटमी फुल बुक का टेस्ट है। एनेटमी का 3 चैप्टर है, चैप्टर 1 ब्रांचेस, चैप्टर 2 टर्मिनोलॉजीज, और चैप्टर 3 सरफेस एनेटमी, जिसमें सिस्टम्स भी हैं। एनेटमी का काफी दफा टेस्ट हो चुका है, टॉपिक वाइज भी,
हाफ एनेटमी भी 2 बार हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एनेटमी फुल का टेस्ट हो, ताकि ऑनवर्ड हम फिर फिजियो का फुल का टेस्ट रखें जितना भी पढ़ लिया है। इज दैट क्लियर? ओके। तो अभी मैं आपको कल्चर मीडिया का मैंने जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जब कल्चर मीडिया मैंने आपको पढ़ाया था, देन मैंने साथ साथ ही बताया था आपने कितना कितना उसमें अब्जॉर्ब करना है, याद करना है। कल्चर मीडिया स्टार्ट से लेके आपने सिंथेटिक मीडिया तक तो सारे ही करने हैं टाइप्स, मीडिया जितने भी सिंथेटिक मीडिया तक सारा करना है। इसके अलावा स्ट्रीक प्लेट मेथड में आपने उसका मटेरियल याद करना है, पावर प्लेट मेथड में उसका पर्पस याद करना है, ठीक है। स्ट्रीक प्लेट मेथड में उसका मटेरियल, पावर प्लेट मेथड में उसका पर्पस। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक की छोटी सी डेफिनेशन है वो करनी है, और उसके अलावा डायरेक्ट आ जाना आपने ग्राम स्टेनिंग पे, यानी कि स्टेनिंग टेक्निक्स पे, ग्राम स्टेनिंग पे और एसिड फास्ट स्टेनिंग पे। ये चीजें आपने कवर करनी है माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कल्चर मीडिया से। क्लियर? और एनाटॉमी में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, एनाटॉमी सबकी सब करनी है, कंप्लीटली करनी है। ट्यूसडे को एनाटॉमी का टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एनाटॉमी जो है मंडे को पढ़ना स्टार्ट करें। आज बताने का सिर्फ और सिर्फ यही मेरी इंटेंशन थी कि आप जो है वो कल से ही, फ्राइडे से ही एनाटॉमी याद करना स्टार्ट कर दें। स्ट्रीक प्लेट मेथड का मटेरियल याद करना है और पावर प्लेट मेथड का पर्पस याद करना है, ठीक है। स्ट्रेनिंग आपने शॉर्ट के लिए करना है। शॉर्ट के लिए कैसे करना है? विद इन 4 to 5 पॉइंट्स, चाहे ग्राम स्ट्रेनिंग की बात है चाहे एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग की बात है, आपने पूरी समरी को, पूरी कहानी को, स्टोरी को विद इन 4 to 5 पॉइंट्स में आपने कवर कर देना है। स्पीड प्लेट में कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। सबको सब कुछ क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? नहीं बेटा, स्ट्रेनिंग टेक्निक्स के करने हैं प्रोसीजर आपने, स्ट्रेनिंग टेक्निक्स के। इज दैट क्लियर? सीरियल टेक्निक और सिंगल सेड टेक्निक में आपने सिर्फ उसकी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन करनी है, ठीक है। मैं हार्ट को डिस्क्राइब कर देता हूँ, चैम्बर्स जो आप बता रही हैं मैं कर देता हूँ। मुझे ये बताएं, माइक्रो क्लियर हो गई जितना बताया आपको? ओके। कल का टेस्ट तो ये हो गया, मैंने जितना बता दिया आपको, ठीक है। और मैं बता रहा था कि आपका जो ट्यूसडे को मैंने एनाटॉमी फुल का टेस्ट रखा है, फुल बुक का, उसका मतलब ये नहीं कि आपने मंडे को एनाटॉमी याद करना स्टार्ट करनी है, आपने फ्राइडे को ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एनाटॉमी का बेस्ट से बेस्टेस्ट टेस्ट आपने परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। एनाटॉमी पक्की हो गई तो आपका 40% काम कवर हो गया फर्स्ट ईयर का। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करना है उसको। जी। और किसी का कल के टेस्ट के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन? अच्छा बेटा, जो आपने हार्ट की चैम्बर्स और वॉल्व्स का पूछा है, चैम्बर अलग चीज है और जो वॉल्व है वो बेसिकली डिफरेंट चीज है। वॉल्व तो कहते हैं कि हार्ट के थ्रू जितनी भी यानी कि वेन्स वगैरह, जो कैपिलरीज जो निकल रही हैं हार्ट से, ठीक है, वॉल्व। तो जो वॉल्व है, पहले चैम्बर्स की बात करते हैं। अपर और लोअर, दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अपर और लोअर दो चैम्बर्स होते हैं इसके। अपर में आता है राइट लेफ्ट एट्रिया, लोअर में आता है और आपका राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि अपर लोअर पार्ट की जब बात करें तो ये चैम्बर्स कहलाते हैं। और जो वॉल्स है ना, वॉल जो होती हैं वो क्या करती हैं,
वो ब्लड फ्लो करवाती हैं इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। आर गेट्स एट द चैम्बर ओपनिंग, चैम्बर जहां से ओपन हो रहे होते हैं वहां से जो है ब्लड ने पास आउट करना होता है, ब्लड ने फ्लो करना होता है, और वो फ्लो करते हैं एक राइट डायरेक्शन में, किसके थ्रू? वॉल्व्स के थ्रू। तो एक डिफरेंस है इनमें। चैम्बर जो है वो एक किस्म की हार्ट ऑर्गन जो है उसके पार्ट्स हैं, अपर लोअर पार्ट के, ठीक है। अपर में राइट लेफ्ट एट्रिया, लोअर में चैम्बर्स में राइट लेफ्ट एट्रियम। और जो वॉल्व है, वॉल्व के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेट होना है, सारा ब्लड सारा जो है रेगुलेट होना है, फ्लो होना है ब्लड का, जितना भी हार्ट पंप करके ब्लड जनरेट कर रहा है उसका फ्लो होना है वॉल्व के थ्रू, सारी पूरी बॉडी में जितने भी वेन्स वेन्यूल्स हैं उसमें। ये होता है बेसिक डिफरेंस, दोनों अलग अलग बातें हैं, प्रॉपरली अलग चीजें एक दूसरे से, ठीक है। इनका डिफरेंस तो बनता ही नहीं है क्योंकि ये है ही अलग चीजें। जी क्लियर हो गया आपको, जिसने क्वेश्चन किया था बेटा? जी बिल्कुल, कल्चर मीडिया की यही जो आपको स्टूडेंट ने सेंड की है, नेचुरल मीडिया, बेब्रॉथ, ये टाइप्स जो हैं करनी है, जितनी भी बुक के ऊपर लिखे हैं, सिलेक्टिव मीडिया, सिंथेटिक मीडिया एंड ऑल दैट। जो वॉल्स हैं, वॉल्स एक बिल्कुल ही सेपरेट चीज है। वॉल जो है ना, वॉल के थ्रू जो ब्लड पंप कर रहा है, हमारा हार्ट पंप करके ब्लड जनरेट कर रहा है। अब वो जो ब्लड जनरेट हो गया, उस ब्लड ने पूरी बॉडी में जाहिर है फ्लो भी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, पास आउट होना है। अब वो जो फ्लो करना है, ब्लड फ्लो जो होना है, वो ब्लड फ्लो होना है हमारी हार्ट की वॉल्स के थ्रू। और वो वॉल डिफरेंट होती है, एवी वॉल, सेमिलुनर वॉल, पल्मोनिक वॉल, ठीक है। वॉल्स के नाम होते हैं, काफी सारी वॉल्व होती हैं। इन शॉर्ट, जितना भी ब्लड का फ्लो होना है बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट होना है, ब्लड ने रेगुलेट होना है, वो होता है एक राइट डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन पास करती है वॉल्व के अंदर से। वॉल्व के थ्रू सारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में रेगुलेट होता है, फ्लो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जी क्लियर। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? आपका जो है मीटिंग भी एंड होने वाली है, लेस देन 1 मिनट है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। मेक श्योर सबको कल का टेस्ट भी पता चल गया है, और नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे का टेस्ट भी पता चल गया है। कल आपका माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कल्चर मीडिया का टेस्ट है, आफ्टर लेक्चर, लेक्चर के बाद होगा, ठीक है। और फिर आपका जो है ट्यूसडे को एनाटॉमी फुल का टेस्ट है। ये आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन जो है, ये स्टेप बाय स्टेप इनके नाम है, मतलब ब्लड पहले किस में जाएगा? आर्टरी में जाएगा, फिर कैपिलरी में जाएगा, फिर वेन्स में जाएगा, ठीक है। इनका कलेक्टिवली नाम तो नहीं होता है सच कोई, ये सेपरेट सेपरेट एक ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं, जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, हॉलो ऑर्गन्स है सारे के सारे। स्टेप बाय स्टेप इनमें बारे बारे ब्लड जो है ड्रेन करता है, फ्लो करता है। ओके बच्चों, मेक श्योर सबको